नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान ज्ञानी कौन था? एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि ज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी प्रभाव डाला हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2000 सालों तक लोग सिर्फ द फिलोसोफर के नाम से जानते थे, क्योंकि उसके आगे किसी और का नाम लेने की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। आज हम एक ऐसे ही महान विचारक की जीवनी में उतरने वाले हैं जिसका दिमाग शायद इंसानी इतिहास का सबसे विशाल और सबसे व्यवस्थित दिमाग था। हम बात कर रहे हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल की। वो प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने ही गुरु के विचारों को चुनौती देने की हिम्मत की। वो दुनिया के सबसे महान विजेता सिकंदर महान के गुरु थे। और वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हजारों जानवरों और पौधों का अध्ययन किया। एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने 150 से ज्यादा देशों के संविधानों की जांच की। और एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने हमें खुशी से जीवन जीने का राज बताया। इस ऑडियो बुक में हम अरस्तु के असाधारण जीवन और उनके विशाल ज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने गुरु प्लेटो से अलग एक नया रास्ता चुना। हम तर्क शास्त्र के उन नियमों को सीखेंगे जिनका आविष्कार अरस्तु ने किया और जो आज भी हमारी सोच का आधार है। हम उनके सुनहरे मध्यमान यानी गोल्डन मीन के सिद्धांत को समझेंगे, जो हमें एक संतुलित और गुणी जीवन जीना सिखाता है। और हम ये भी जानेंगे कि इतिहास के सबसे महान दार्शनिक और सबसे महान विजेता यानी अरस्तु और सिकंदर के बीच क्या रिश्ता था। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बताएगी, ये आपको सोचना सिखाएगी, दुनिया को समझना सिखाएगी और शायद एक बेहतर और ज्यादा खुशहाल जीवन जीना भी सिखाएगी। क्या आप तैयार हैं उस इंसान की कहानी सुनने के लिए जिसने ज्ञान की हर शाखा को छुआ और उसे हमेशा के लिए बदल दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, दार्शनिकों का दार्शनिक, एक सितारे का जन्म। दोस्तों, हर महान कहानी की तरह अरस्तु की कहानी भी एक असाधारण समय और स्थान पर शुरू होती है। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में उत्तरी यूनान के एक छोटे से शहर स्टैगिरा में हुआ था। उनके पिता निकोमाकस मैसिडोनिया के राजा के निजी चिकित्सक थे। इस वजह से अरस्तु का बचपन राज दरबार के माहौल में बीता। उन्होंने बचपन से ही विज्ञान, खासकर जीव विज्ञान और चिकित्सा में गहरी रुचि विकसित की। अपने पिता को काम करते हुए देखकर उन्होंने चीजों को ध्यान से देखना, उनका विश्लेषण करना और उनके कारणों को समझने की आदत डाली। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाद में उनके दर्शन की सबसे अहम पहचान बनने वाला था। लेकिन अरस्तु की नियति एक डॉक्टर बनने की नहीं थी। उनके दिमाग में ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ एक विषय से नहीं बुझ सकती थी। 17 साल की उम्र में उस समय के हर प्रतिभाशाली नौजवान की तरह वो भी ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र की ओर खींचे चले आए। और वो केंद्र था एथेंस। और एथेंस में भी वो सीधे उस समय के सबसे महान दार्शनिक प्लेटो की अकादमी में पहुंचे। प्लेटो की अकादमी सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, वो उस समय की सबसे विशाल यूनिवर्सिटी थी, जहां गणित, विज्ञान और दर्शन पर बहस होती थी। यहीं पर अरस्तु अगले 20 सालों तक रहे, पहले एक छात्र के रूप में और फिर एक शिक्षक के रूप में। प्लेटो अपने इस नए शिष्य की असाधारण बुद्धि को देखकर दंग रह गए। वो अरस्तु को अकादमी का दिमाग कहकर बुलाते थे। अरस्तु ने बहुत ही जल्द प्लेटो के सारे दर्शन को आत्मसात कर लिया। वो प्लेटो के सबसे प्रिय और सबसे होनहार शिष्य बन गए। दोनों के बीच एक गहरा सम्मान और स्नेह का रिश्ता था। लेकिन अरस्तु सिर्फ एक शिष्य नहीं थे जो अपने गुरु की हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर ले। उनके अंदर एक आलोचक और एक स्वतंत्र विचारक भी जिंदा था। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया, उन्हें अपने महान गुरु प्लेटो के दर्शन में कुछ कमियां नजर आने लगीं। ये टकराव दर्शन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टकराव था। प्लेटो एक आदर्शवादी थे। उनका मानना था कि ये दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वो सिर्फ एक धोखा है, एक परछाई है। असली दुनिया तो विचारों की दुनिया है, जो एक आदर्श और स्थायी दुनिया है, जिसे हम सिर्फ अपनी बुद्धि से ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम दुनिया में कई अलग अलग सुंदर चीजें देखते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ सुंदरता के एक आदर्श विचार की अधूरी नकल है। लेकिन अरस्तु, जिनका दिमाग बचपन से ही एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का आदी था, इस बात से सहमत नहीं थे। उनके लिए असली दुनिया यही थी जिसे हम छू सकते थे, देख सकते थे और महसूस कर सकते थे। वो कहते थे कि हमें किसी काल्पनिक
आदर्श दुनिया की बात करने की बजाय इसी दुनिया का, इसके पेड़ पौधों, इसके जानवरों और इसके इंसानों का अध्ययन करना चाहिए। सच्चाई आसमान में नहीं, बल्कि इसी जमीन पर हमारे चारों ओर मौजूद है। ये एक बहुत विशाल और क्रांतिकारी मतभेद था। ये ऐसा था जैसे गुरु ऊपर सितारों की ओर इशारा कर रहा हो और शिष्य नीचे धरती की ओर। इन मतभेदों के बावजूद अरस्तु ने 20 साल तक प्लेटो का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वो सच को उससे भी ज्यादा सम्मान देते थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, प्लेटो मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन सत्य उनसे भी ज्यादा प्रिय है। ये वाक्य हर सच्चे ज्ञान के खोजी का आदर्श वाक्य होना चाहिए। 20 साल की इस लंबी अवधि ने अरस्तु को उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो की मृत्यु हुई, तो अरस्तु के जीवन में एक नया मोड़ आया। प्लेटो ने अकादमी का नेतृत्व अपने भतीजे को सौंप दिया, अरस्तु को नहीं। शायद प्लेटो को डर था कि अरस्तु उनके दर्शन को पूरी तरह से बदल देंगे। अपने गुरु की मृत्यु और इस निराशा के बाद अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। वो एक यात्रा पर निकल पड़े थे, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें एक ऐसे शिष्य से मिलाने वाली थी जो पूरी दुनिया को जीतने वाला था। वो कौन था वो महान विजेता जिसका गुरु इतिहास का सबसे महान दार्शनिक बना? इस असाधारण गुरु शिष्य की जोधी की कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 2, सिकंदर का गुरु। जब दार्शनिक ने विजेता को पौरहाया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के साथ 20 साल बिताए और कैसे उनके बीच दर्शन को लेकर गहरे मतभेद पैदा हुए। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया और एक नए सफर पर निकल पड़े। यह सफर उन्हें मैसिडोनिया ले आया, जो उस समय यूनान की एक उभरती हुई ताकत थी। मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक थे। वो जानते थे कि अपने बेटे को दुनिया का सबसे महान विजेता बनाने के लिए उसे सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि ज्ञान की भी जरूरत होगी। और उस समय ज्ञान का सबसे महान स्रोत कौन था? अरस्तु। लगभग 343 ईसा पूर्व में राजा फिलिप ने अरस्तु को एक निमंत्रण भेजा। उन्होंने अरस्तु से अपने 13 साल के बेटे अलेक्जेंडर का गुरु बनने का अनुरोध किया। ये इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। दुनिया का सबसे प्रमुख भावी दार्शनिक, दुनिया के सबसे बड़े भावी विजेता का शिक्षक बनने जा रहा था। अरस्तु ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मैसिडोनिया के शाही दरबार में पहुंच गए। उन्होंने लगभग 3 से 4 साल तक युवा राजकुमार अलेक्जेंडर, जिसे हम आज सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, को शिक्षा दी। अरस्तु ने सिकंदर को क्या पढ़ाया? उन्होंने उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने सिकंदर के अंदर दुनिया को जानने और समझने की एक गहरी प्यास जगाई। उन्होंने उसे दर्शन, राजनीति, नैतिकता और विज्ञान की शिक्षा दी। अरस्तु ने उसे सिखाया कि एक अच्छा शासक सिर्फ जीत हासिल नहीं करता, बल्कि अपनी प्रजा पर न्याय और विवेक के साथ शासन भी करता है। उन्होंने उसे यूनानी संस्कृति की महानता के बारे में बताया, होमर की कविताएं पढ़ाईं और उसे तर्क और बहस की कला सिखाई। अरस्तु का मानना था कि एक शासक को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और हमेशा तर्क के आधार पर फैसले लेने चाहिए। लेकिन अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ यूनानी नजरिए से ही दुनिया देखना नहीं सिखाया। अरस्तु खुद एक महान वैज्ञानिक थे जो अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानने में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने सिकंदर को दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करने और उनके बारे में सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि बाद में जब सिकंदर अपनी विश्व विजय पर निकला, तो वो अपने साथ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम लेकर गया था, जो हर नई जगह के पेड़ पौधों, जानवरों और रीति रिवाजों का अध्ययन करते थे और अपने नोट्स वापस अरस्तु को भेजा करते थे। ये अरस्तु की ही शिक्षा का असर था कि सिकंदर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता भी बना। अरस्तु और सिकंदर का रिश्ता बहुत ही जटिल और दिलचस्प था। एक तरफ सिकंदर अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। कहा जाता है कि वो कहता था, मैं अपने पिता का ऋणी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया, लेकिन मैं अरस्तु का ऋणी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी तरह से जीवन जीना सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ दोनों के विचारों में एक बुनियादी फर्क भी था। अरस्तु का मानना था कि यूनानी लोग स्वभाव से ही दूसरी बर्बर जातियों से श्रेष्ठ हैं और उन पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन सिकंदर, जिसने अपनी यात्राओं में कई महान और प्राचीन सभ्यताओं को देखा था, इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसका सपना एक ऐसे साम्राज्य का था जहां यूनानी और गैर यूनानी
सब मिलकर एक नई मिली-जुली संस्कृति का निर्माण करें। वो अपने आप को सिर्फ यूनान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का राजा समझता था। जब सिकंदर अपनी विश्व विजय पर निकल गया, तो अरस्तु एथेंस वापस लौट आए। दोनों के बीच संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके रास्ते अलग हो गए। सिकंदर एक विजेता के रूप में दुनिया को जीत रहा था और अरस्तु एक दार्शनिक के रूप में ज्ञान की दुनिया को। लेकिन उस थोड़े से समय में अरस्तु ने सिकंदर के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उन्होंने एक राजकुमार को एक ऐसा नजरिया दिया था जो सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क पर भी आधारित था। ये इतिहास की सबसे शक्तिशाली गुरु शिष्य योद्धियों में से एक थी, जिसने दुनिया के बौद्धिक और राजनीतिक दोनों नक्शों को हमेशा के लिए बदल दिया। एथेंस वापस लौटकर अरस्तु ने एक ऐसा काम किया जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम बनने वाला था। उन्होंने प्लेटो की अकादमी की तरह अपना खुद का एक स्कूल खोला। लेकिन यह स्कूल प्लेटो की अकादमी से बहुत अलग था। यह दर्शन को एक नई दिशा देने वाला था। वो स्कूल कौन सा था और वहां अरस्तु ने किस नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ एथेंस की उन गलियों में चलना होगा जहां अरस्तु चलते चलते पढ़ाते थे। अध्याय नंबर 3, घूम घूम कर पढ़ाने वाला स्कूल, अरस्तु का लाइसीम। पिछले अध्याय में हमने इतिहास की सबसे असाधारण गुरु शिष्य जोधी, अरस्तु और सिकंदर महान की कहानी सुनी। सिकंदर जब अपनी विश्व विजय की यात्रा पर निकल गया, तो अरस्तु लगभग 50 साल की उम्र में एथेंस वापस लौट आए। लेकिन अब वो सिर्फ प्लेटो के शिष्य के रूप में नहीं जाने जाते थे। वो खुद एक स्थापित और सम्मानित दार्शनिक बन चुके थे। अब समय आ गया था कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएं और ज्ञान का एक ऐसा केंद्र स्थापित करें जो उनके अपने दर्शन को दर्शाता हो। इस अध्याय में हम अरस्तु के उस प्रसिद्ध स्कूल लाइसीम के बारे में जानेंगे, जिसने दर्शन और विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। एथेंस लौटकर अरस्तु ने शहर के बाहर अपोलो लाइसीस को समर्पित एक सार्वजनिक व्यायामशाला यानी जिम्नेजियम में अपना स्कूल खोला। इसी वजह से उनके स्कूल का नाम लाइसीम पढ़ा। यह स्कूल प्लेटो की अकादमी से बहुत अलग था। प्लेटो की अकादमी गणित और अमूर्त विचारों पर ज्यादा ध्यान देती थी और वो कुछ हद तक एक बंद समाज की तरह थी। लेकिन अरस्तु का लाइसीम ज्यादा खुला हुआ और ज्यादा व्यावहारिक था। अरस्तु का दर्शन, जैसा कि हमने देखा, इसी दुनिया के अध्ययन पर आधारित था। इसलिए उनका स्कूल सिर्फ दर्शन का ही नहीं, बल्कि विज्ञान का भी एक बहुत विशाल केंद्र बन गया। अरस्तु के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अनूठा था। कहा जाता है कि वो सुबह के समय अपने उन्नत छात्रों को मुश्किल और गहरे दार्शनिक विषयों पर पढ़ाते थे और इस दौरान वो अक्सर स्कूल के बगीचों और गलियारों में घूमते घूमते पढ़ाते थे। इसी वजह से उनके अनुयायियों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाने लगा, जिसका यूनानी में मतलब होता है घूमने वाले। शाम के समय वो आम जनता के लिए ज्यादा सरल और सार्वजनिक भाषण देते थे। ये दिखाता है कि अरस्तु ज्ञान को सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। लाइसीम सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। अरस्तु और उनके छात्रों ने मिलकर ज्ञान की हर शाखा का व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। ये एक बहुत अहम और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उन्होंने 150 से भी ज्यादा यूनानी और गैर यूनानी राज्यों के संविधानों को इकट्ठा किया और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, ताकि ये पता चल सके कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है। उन्होंने जीव विज्ञान का एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया। अरस्तु खुद जानवरों का विच्छेदन करते, उनके अंगों का अध्ययन करते और उनकी आदतों को नोट करते थे। उन्होंने 500 से भी ज्यादा प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उनका यह काम इतना विस्तृत और सटीक था कि 19वीं सदी तक जीव विज्ञान में उनसे आगे कोई नहीं बाराज पाया। वो सच में जीव विज्ञान के पिता थे। लाइसीम में अरस्तु ने दुनिया की पहली सबसे विशाल लाइब्रेरी भी स्थापित की। उन्होंने मेहनत से पूरे यूनान और दूसरे देशों से पांडुलिपियों और किताबों को इकट्ठा किया। यह सिर्फ ज्ञान को जमा करना नहीं था, यह ज्ञान को व्यवस्थित करना था। अरस्तु का दिमाग हर चीज को श्रेणियों में बांटकर समझने का आदी था। उन्होंने ही पहली बार ज्ञान को अलग अलग विषयों में बांटा, जैसे कि भौतिकी, तत्वमीमांसा, नैतिकता, राजनीति और तर्कशास्त्र। आज हम विश्वविद्यालयों में जो अलग अलग विभाग देखते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अरस्तु के इसी काम से हुई थी। लाइसीम में ही अरस्तु ने अपने सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथों को लिखा या उनके लिए नोट्स तैयार किए।
ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने अगले 2000 सालों तक पश्चिमी दुनिया की सोच को प्रभावित किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अरस्तु के जो ग्रंथ आज हमें मिलते हैं, वे शायद उनके सार्वजनिक भाषण नहीं, बल्कि उनके सुबह के समय दिए जाने वाले लेक्चर के नोट्स हैं, जो उनके उन्नत छात्रों के लिए थे। इसीलिए वे अक्सर बहुत संक्षिप्त, मुश्किल और कभी-कभी अधूरे लगते हैं। उनके वो ग्रंथ जो आम जनता के लिए लिखे गए थे और जो बहुत ही सुंदर शैली में थे, वे समय के साथ खो गए हैं। लाइसीम अरस्तु के दर्शन का जीता जागता सबूत था। ये इस बात का प्रतीक था कि ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि दुनिया को देखने, उसका विश्लेषण करने और उसे व्यवस्थित करने से आता है। यह अनुभववाद का मंदिर था। यहाँ अरस्तु ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर आधुनिक विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन इस पूरी इमारत को खड़ा करने के लिए एक बहुत ही जरूरी औजार की जरूरत थी। एक ऐसा औजार जिसके बिना कोई भी तर्क संगत सोच संभव नहीं है। अरस्तु ने उस औजार का भी आविष्कार किया। वो औजार था तर्कशास्त्र। वो क्या था और वो कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम सही सोचने की कला सीखेंगे। अध्याय नंबर 4, सही सोचने की कला, अरस्तु का तर्कशास्त्र। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के उस महान स्कूल लाइसीम के बारे में जाना, जो ज्ञान और विज्ञान का एक बहुत विशाल केंद्र था। हमने देखा कि कैसे अरस्तु और उनके छात्र दुनिया की हर चीज का व्यवस्थित अध्ययन कर रहे थे। लेकिन इस सारे अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक बुनियादी चीज की जरूरत थी, और वो थी सही तरीके से सोचने की क्षमता। अगर आपकी सोच ही तार्किक नहीं है, अगर आपके तर्क में ही झोल है, तो आप किसी भी सही नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? अरस्तु ने इस समस्या को समझा और उन्होंने ही पहली बार सही सोचने के विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसी विज्ञान को हम आज तर्कशास्त्र या लॉजिक कहते हैं। इस अध्याय में हम अरस्तु के इसी महान आविष्कार को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने हमें सही और गलत तर्क में फर्क क्यों करना सिखाया। अरस्तु तर्कशास्त्र को अपने आप में कोई विज्ञान नहीं मानते थे, बल्कि वो इसे एक औजार या ऑर्गेनन कहते थे। ये एक ऐसा जरूरी औजार था जिसका इस्तेमाल हर विज्ञान और हर तरह की ज्ञान की खोज में होना ही चाहिए। जैसे एक बरहई को लकड़ी काटने के लिए आरी की जरूरत होती है, वैसे ही एक दार्शनिक या एक वैज्ञानिक को सच तक पहुंचने के लिए तर्कशास्त्र की जरूरत होती है। अरस्तु से पहले भी लोग तर्क करते थे, लेकिन किसी ने भी तर्क के नियमों को इतने व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा था। अरस्तु ने यह काम पहली बार किया, और उनका यह काम इतना मुकम्मल था कि अगले 2000 सालों तक उसमें कोई अहम बदलाव नहीं हुआ। अरस्तु के तर्कशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सिलोजिज्म का सिद्धांत। सिलोजिज्म एक तरह का कटौतीत्मक तर्क है, जिसमें दो शुरुआती कथनों के आधार पर एक तीसरा अनिवार्य निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पहला कथन, सभी मनुष्य नश्वर हैं। दूसरा कथन, सुकरात एक मनुष्य है। निष्कर्ष, इसलिए सुकरात नश्वर है। यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली संरचना है। अरस्तु ने दिखाया कि अगर आपके शुरुआती दो कथन सच्चे हैं और अगर आपका तर्क सही संरचना का पालन करता है, तो आपका निष्कर्ष भी 100% सच्चा ही होगा। उन्होंने इस तरह के तर्कों की अलग अलग संरचनाओं का विश्लेषण किया और बताया कि कौन सी संरचनाएं वैध हैं और कौन सी अवैध। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी और दूसरों की दलीलों की जांच कर सकते हैं और उनमें छिपे तार्किक दोषों या फैलेसीज और को पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आम तार्किक दोष है जल्दबाजी में सामान्यीकरण करना। जैसे, अगर आप दो लोगों से मिलें जो एक खास शहर से हैं और वे दोनों ही असभ्य हैं, और आप ये निष्कर्ष निकाल लें कि उस शहर के सभी लोग असभ्य होते हैं, तो ये एक तार्किक दोष है। अरस्तु का तर्कशास्त्र हमें इसी तरह की गलतियों से बचना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और वैध तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। अरस्तु ने तर्कशास्त्र में और भी कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जन्म दिया, जैसे कि परिभाषा का सिद्धांत, कि किसी भी चीज की सटीक परिभाषा कैसे दी जाए। उन्होंने श्रेणियों का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज के बारे में कितने अलग अलग तरीकों से बात कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या है, कितनी है, कैसी है, कहाँ है, आदि। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जो हमारी सोच को स्पष्ट, व्यवस्थित और सटीक बनाता है।
अरस्तु के इस काम का महत्व सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है। आज भी जब एक वकील अदालत में जिरह करता है, जब एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग के नतीजों का विश्लेषण करता है, या जब एक कंप्यूटर प्रोग्रामर एक कोड लिखता है, तो वे सब कहीं ना कहीं अरस्तु द्वारा बनाए गए तर्क के नियमों का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्होंने हमें हमारी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने हमें वो भाषा दी जिससे हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो तर्कशास्त्र वो औजार था जिसे अरस्तु हर समस्या पर लागू करना चाहते थे। उन्होंने हमें सोचने का तरीका तो बता दिया, लेकिन अब वो इस तरीके का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े सवालों का जवाब देना चाहते थे। वो सवाल थे, ये दुनिया असल में क्या है, ये किस चीज से बनी है और इसका मकसद क्या है। इन सवालों का जवाब हमें अरस्तु के दर्शन के उस हिस्से में मिलता है जिसे तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं। और अरस्तु की इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम वास्तविकता की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 5, हकीकत की खोज, अरस्तु का तत्व मीमांसा। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के उस शक्तिशाली औजार यानी तर्कशास्त्र के बारे में जाना जो हमें सही तरीके से सोचना सिखाता है। अब अरस्तु इस औजार का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो रहस्य है वास्तविकता खुद। ये दुनिया क्या है? हम जो चीजें अपने चारों ओर देखते हैं, पेट डेच, पहाड़, इंसान, जानवर, इनकी असली प्रकृति क्या है? ये किस चीज से बने हैं और इनका इस दुनिया में होने का मकसद क्या है? इन सवालों के अध्ययन को ही तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहा जाता है। इस अध्याय में हम अरस्तु के साथ वास्तविकता की इस गहरी खोज पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने गुरु प्लेटो से बिल्कुल अलग एक जवाब दिया। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की थी, प्लेटो का मानना था कि यह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो असली नहीं है। वो सिर्फ एक परछाई है। असली दुनिया तो विचारों की दुनिया है, जो एक अलग, अदृश्य और आदर्श लोक में मौजूद है। उस दुनिया में कुर्सी का एक आदर्श विचार है और इस दुनिया की सारी कुर्सियां सिर्फ उस आदर्श विचार की अधूरी नकल हैं। अरस्तु ने इस पूरे सिद्धांत को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है। असली दुनिया सिर्फ एक ही है और वो यही है जिसे हम देख और छू सकते हैं। हमें सच्चाई को खोजने के लिए किसी दूसरे लोक में जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यहीं हमारे चारों ओर मौजूद है। अरस्तु ने कहा कि हर चीज, चाहे वो एक पत्थर हो, एक पेड़ हो या एक इंसान, दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पदार्थ और आकार। पदार्थ वो कच्चा माल है जिससे कोई चीज बनी है। जैसे एक लकड़ी की मेज में लकड़ी उसका पदार्थ है। आकार उस चीज का डिजाइन, उसकी संरचना या उसका सार है। मेज के मामले में उसका चार पैरों और एक समतल सतह वाला डिजाइन ही उसका आकार है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु का मानना था कि आकार और पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। वे हमेशा एक साथ ही मौजूद होते हैं। आप बिना पदार्थ के कोई आकार नहीं बना सकते और बिना आकार के कोई पदार्थ सिर्फ एक अनगढ़ ढेर है। तो वास्तविकता कहीं और नहीं, बल्कि पदार्थ और आकार के इसी मेल में, यानी इस दुनिया की हर एक चीज में मौजूद है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई चीज किससे बनी है। उसे पूरी तरह से समझने के लिए अरस्तु कहते हैं कि हमें उसके चार कारणों को जानना होगा। ये चार कारणों का सिद्धांत अरस्तु के दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चार कारण हैं। पदार्थीय कारण, ये वो कच्चा माल है जिससे कोई चीज बनी है। उदाहरण के लिए एक चांदी की कटोरी का पदार्थीय कारण है चांदी। आकारीय कारण, ये उस चीज का डिजाइन या सार है। कटोरी के मामले में उसका गोल और गहरा होना ही उसका आकारीय कारण है। निमित्त कारण, ये वो चीज है जिसने उस वस्तु को बनाया है। कटोरी का निमित्त कारण है वो सुनार जिसने उसे बनाया है। अंतिम कारण, ये उस चीज का उद्देश्य या मकसद है। कटोरी का अंतिम कारण है सूप पीना या कोई और तरल पदार्थ रखना। अरस्तु के लिए इन चार कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण था अंतिम कारण या टेलोस। उनका मानना था कि प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है। हर चीज अपने अंतिम कारण को पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक बीज का अंतिम कारण है एक विशाल पेड़िएच बनना। एक बछड़े का अंतिम कारण है एक बैल बनना। और इसी तरह हर चीज अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को
पूरी तरह से साकार करने की दिशा में बेआराच रही है। ये विचार कि हर चीज का एक उद्देश्य है टेलीलॉजी कहलाता है, और ये अरस्तु के पूरे दर्शन, खासकर उनके नैतिकता और राजनीति के विचारों की नींव है। तो अरस्तु हमें दुनिया को एक बहुत ही व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण जगह के रूप में दिखाते हैं। हर चीज का एक कारण है, हर चीज का एक मकसद है। लेकिन अब ये एक बहुत अहम सवाल खड़ीदा करता है। अगर हर चीज का एक निमित्त कारण यानी एक बनाने वाला है, और हर चीज किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रही है, तो इस पूरी कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड का पहला निमित्त कारण और अंतिम उद्देश्य क्या है? वो कौन सी पहली शक्ति थी जिसने इस सारी गति को शुरू किया? अरस्तु इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा में देते हैं, जिसे वो अचल चालक कहते हैं। ये क्या है? ये वो पहली शक्ति है जो खुद तो नहीं चलती, लेकिन बाकी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की तरफ खींचा चला जाता है। ये शुद्ध विचार है जो खुद अपने ही बारे में सोचता है। ये अरस्तु का ईश्वर का विचार है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक उद्देश्य और एक दिशा देता है। अरस्तु का ये तत्व मीमांसा हमें दुनिया को समझने का एक बहुत ही मजबूत ढांचा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम चीजों को सिर्फ उनकी सतह पर न देखें, बल्कि उनके कारणों और उनके उद्देश्यों को समझने की कोशिश करें। लेकिन अब इस दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर हर चीज का एक अंतिम उद्देश्य है, तो हम इंसानों का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें अरस्तु के दर्शन के सबसे व्यावहारिक और सबसे प्रेरणादायक हिस्से यानी उनके नीति शास्त्र में मिलेगा। और उसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम एक सुखी और सफल जीवन जीने का राज खोजेंगे। अध्याय नंबर 6, खुशी का राज। एक अच्छा जीवन कैसे जिएं? पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के साथ वास्तविकता की प्रकृति को समझा। हमने जाना कि कैसे हर चीज का एक अंतिम कारण या उद्देश्य होता है। अब हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं सच्ची खुशी और संतुष्टि कैसे पा सकता हूं? इस सवाल का जवाब अरस्तु अपने महान ग्रंथ निकोमेकियन एथिक्स में देते हैं। ये किताब सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस अध्याय में हम अरस्तु से खुशी का असली मतलब सीखेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। अरस्तु अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सरल अवलोकन से करते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, वो किसी न किसी अच्छाई को पाने के लिए करते हैं। हम पैसा कमाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा। हम दोस्त बनाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब तो साधन हैं किसी और चीज को पाने के। क्या कोई ऐसी अंतिम अच्छाई है, कोई ऐसा परम लक्ष्य है जिसे हम किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसी के लिए चाहते हैं? अरस्तु कहते हैं, हाँ, एक ऐसी चीज है, और वो है यूडेमोनिया। यूडिमोनिया एक यूनानी शब्द है जिसका सीधा सीधा अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। इसे अक्सर खुशी कह दिया जाता है, लेकिन ये हमारी आज की खुशी की धारणा से बहुत अलग है। आज हम खुशी को एक भावना समझते हैं जो आती जाती रहती है। आज हम खुश हैं, कल दुखी। लेकिन अरस्तु के लिए यूडिमोनिया कोई भावना नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था है। इसका ज्यादा सही मतलब है मानव का फलना फूलना, एक अच्छा जीवन जीना और अच्छा काम करना। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप एक दिन में नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की गतिविधियों के जरिए हासिल करते हैं। ये एक सफल और सार्थक जीवन का इनाम है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस यूडिमोनिया की अवस्था को हासिल कैसे करें? अरस्तु कहते हैं कि किसी भी चीज की अच्छाई उसके कार्य को अच्छी तरह से करने में होती है। एक अच्छे चाकू का काम है अच्छी तरह से काटना। एक अच्छे डॉक्टर का काम है अच्छी तरह से इलाज करना। तो फिर एक अच्छे इंसान का काम क्या है? वो कौन सी खास चीज है जो हमें जानवरों और पौधों से अलग करती है? अरस्तु कहते हैं कि वो है हमारी तर्क करने की क्षमता। हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो तर्क करता है, वही हमारी सबसे मुख्य खासियत है। इसलिए एक अच्छा जीवन यानी यूडिमोनिया वही जीवन है जो तर्क के अनुसार सद्गुण के साथ जिया जाए। अब एक नया शब्द आ गया, सद्गुण। सद्गुण क्या है? अरस्तु के लिए सद्गुण का मतलब है उत्कृष्टता को बेहतरीन तरीके से करने की आदत है। और ये आदत बनती कैसे है? अभ्यास से।
जैसे आप अभ्यास करके एक अच्छे गिटार वादक या एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, वैसे ही आप अभ्यास करके एक अच्छे यानी सद्गुणी इंसान बन सकते हैं। लेकिन सद्गुणी व्यवहार होता कैसा है? यहीं पर अरस्तु अपना सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत देते हैं, सुनहरे मध्यमान का सिद्धांत या द डॉक्ट्रिन ऑफ द गोल्डन मीन। अरस्तु कहते हैं कि हर सद्गुण दो अवगुणों के बीच का एक मध्यमान या संतुलन है। ये दो अवगुण हमेशा एक अधिकता और एक कमी होते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। साहस एक सद्गुण है। साहस किन दो अवगुणों के बीच में है? एक तरफ है कायरता, जो कि साहस की कमी है, और दूसरी तरफ है अंधाधुंध दुस्साहस, जो कि साहस की अधिकता है। एक कायर इंसान हर चीज से डरता है। एक दुस्साहसी इंसान किसी भी खातरे में बिना सोचे समझे कूद पड़ जाता है। लेकिन एक साहसी व्यक्ति जानता है कि किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से नहीं, और वो सही समय पर सही मात्रा में साहस दिखाता है। इसी तरह उदारता का सद्गुण कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का मध्यमान है। विनम्रता संकोच और बेशर्मी के बीच का मध्यमान है। तो एक अच्छा जीवन जीने का मतलब है अपनी हर भावना और हर कार्य में इस सुनहरे मध्यमान को खोजने की कोशिश करना। और इस मध्यमान को खोजने में हमारी मदद कौन करता है? हमारा तर्क। हमें हर स्थिति में अपने तर्क का इस्तेमाल करके ये तय करना होता है कि सही व्यवहार क्या है, जो न तो बहुत ज्यादा हो और न ही बहुत कम। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन अरस्तु के अनुसार इसी कोशिश में, इसी संघर्ष में सच्चा सुख और सच्ची संतुष्टि छिपी हुई है। तो अरस्तु की खुशी का राज क्या है? ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये एक व्यावहारिक गाइड है जो कहती है कि अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करो, अच्छी आदतें डालो और अपनी भावनाओं और कार्यों में हमेशा संतुलन खोजने की कोशिश करो। ये एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि विवेक और उद्देश्य पर आधारित है। लेकिन क्या एक इंसान अकेले रहकर इस यूडिमोनिया को हासिल कर सकता है, या उसे एक समाज की जरूरत होती है? अरस्तु के अनुसार इंसान स्वभाव से एक खास तरह का प्राणी है। वो क्या है? और एक अच्छे समाज की क्या भूमिका है एक अच्छा जीवन बनाने में? इन सवालों का जवाब हमें अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में मिलेगा, जिसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 7, राजनीतिक पशु, एक आदर्श राज्य की खोज। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के साथ एक सुखी और सार्थक जीवन यानी यूडिमोनिया के राज को खोजा। हमने जाना कि यह खुशी तर्क और सद्गुण के साथ और सुनहरे मध्यमान का पालन करते हुए जीवन जीने से मिलती है। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या ये सब हम अकेले रहकर किसी जंगल या पहाड़ पर बैठकर हासिल कर सकते हैं? अरस्तु इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत नहीं में देते हैं। उनके लिए नैतिकता और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको एक अच्छे समाज में रहना होगा। इस अध्याय में हम अरस्तु के राजनीतिक दर्शन को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों वो कहते थे कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। ये वाक्य, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का केंद्र है। राजनीतिक शब्द यहाँ यूनानी शब्द पोलिस से आया है, जिसका मतलब होता है शहर राज्य। तो अरस्तु कह रहे हैं कि इंसान स्वभाव से ही एक ऐसा प्राणी है जो एक समाज या एक समुदाय में रहने के लिए बना है। हम अकेले अपना जीवन नहीं जी सकते। हम अपनी भौतिक जरूरतें जैसे कि भोजन और सुरक्षा, और अपनी आध्यात्मिक जरूरतें जैसे कि दोस्ती, न्याय और एक सार्थक जीवन सिर्फ एक समाज के अंदर रहकर ही पूरी कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो समाज से बाहर रह सकता है, वो या तो एक जानवर होगा या एक देवता। तो अरस्तु के लिए राज्य या पोलिस कोई कृत्रिम या बुरी चीज नहीं है, जैसा कि कुछ दार्शनिक मानते थे। ये एक स्वाभाविक संस्था है जो परिवार और गांव के विकास से प्रकृति रूप से पैदा होती है। और इस राज्य का मकसद सिर्फ लोगों को जिंदा रखना या उन्हें बाहरी हमलों से बचाना नहीं है। इसका सबसे ऊंचा मकसद है अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, यानी उन्हें यूडिमोनिया हासिल करने में मदद करना। एक अच्छा राज्य वो है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जहां नागरिक अपने सद्गुणों को विकसित कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकें। अब सवाल उठता है कि ये अच्छा राज्य होता कैसा है? सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? इस सवाल का जवाब देने के लिए
अरस्तु ने वही तरीका अपनाया जो वो हर चीज के लिए अपनाते थे, वर्गीकरण और विश्लेषण। उन्होंने उस समय के 150 से भी ज्यादा यूनानी और गैर यूनानी राज्यों के संविधानों को इकट्ठा किया और उनका अध्ययन किया। इस विशाल शोध के आधार पर उन्होंने सरकारों को दो पैमानों पर वर्गीकृत किया। पहला, शासन करने वालों की संख्या कितनी है, और दूसरा, वे किसके हित में शासन कर रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने 3 अच्छी और 3 बुरी शासन प्रणालियों की पहचान की। अच्छी प्रणालियां वो हैं जो पूरे समाज के हित में काम करती हैं। राजशाही, जब एक गुणी और बुद्धिमान व्यक्ति सबके भले के लिए शासन करता है। अभिजात तंत्र, जब कुछ गुणी और बुद्धिमान लोगों का समूह सबके भले के लिए शासन करता है। संवैधानिक सरकार या पॉलिटी, जब ज्यादातर नागरिक यानी मध्यम वर्ग सबके भले के लिए शासन करता है। और इन तीनों अच्छी प्रणालियों के ही 3 बिगड़े हुए या भ्रष्ट रूप हैं, जो सिर्फ शासकों के अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अत्याचारी शासन या तानाशाही, ये राजशाही का बिगड़ा हुआ रूप है, जहां एक शासक सिर्फ अपनी ताकत और अपने सुख के लिए शासन करता है। गुटतंत्र या अल्पतंत्र, ये अभिजात तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है, जहां कुछ अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत को और बढ़ाने के लिए शासन करते हैं। लोकतंत्र या भिड्ढ तंत्र, ये पॉलिटी का बिगड़ा हुआ रूप है, जहां गरीब बहुमत सिर्फ अपने हितों के लिए शासन करता है और अमीरों के अधिकारों का हनन करता है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अरस्तु का लोकतंत्र का विचार हमारे आज के लोकतंत्र से अलग था। वो इसे एक तरह का भिड्ढ का शासन मानते थे। तो फिर इन सब में से सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है? सैद्धांतिक रूप से अरस्तु मानते थे कि एक आदर्श राजा या कुछ आदर्श अभिजातों का शासन सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन वो एक यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि असल दुनिया में ऐसे आदर्श लोग मिलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए व्यावहारिक रूप से वो पॉलिटी या संवैधानिक सरकार को सबसे अच्छी और सबसे स्थिर शासन प्रणाली मानते थे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का संतुलन है। ये गुटतंत्र यानी अमीरों का शासन और लोकतंत्र यानी गरीबों का शासन के बीच का एक सुनहरा मध्यमान है। इसमें शासन की बागडोर एक मजबूत और समृद्ध मध्यम वर्ग के हाथ में होती है। मध्यम वर्ग न तो बहुत अमीर होता है कि वो अहंकारी हो जाए, और न ही बहुत गरीब कि वो क्रांतिकारी हो जाए। वो स्थिरता और कानून का सम्मान चाहता है। अरस्तु का मानना था कि जिस राज्य में एक विराट और शक्तिशाली मध्यम वर्ग होता है, वो राज्य सबसे ज्यादा स्थायी और समृद्ध होता है। ये एक बहुत ही गहरी और आज भी प्रासंगिक समझ है। तो अरस्तु का राजनीतिक दर्शन उनके नैतिक दर्शन का ही एक विस्तार है। जैसे एक व्यक्ति को एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, वैसे ही एक राज्य को भी एक संतुलित शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। राज्य का अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हर नागरिक अपनी उच्चतम क्षमताओं को विकसित कर सके और एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सके। लेकिन अरस्तु का ज्ञान सिर्फ नैतिकता और राजनीति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कला और साहित्य की दुनिया का भी उतना ही गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने हमें बताया कि एक अच्छी कहानी क्या होती है और क्यों एक दुखद नाटक देखकर हमें एक अजीब सी खुशी मिलती है। इस रहस्य को जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम अरस्तु के पोएटिक्स की दुनिया में कूदम रखेंगे। अध्याय नंबर 8, त्रासदी का आनंद। एक अच्छी कहानी क्या होती है? अब तक हमने अरस्तु को एक तर्कशास्त्री, एक तत्व मीमांसक, एक नैतिक दार्शनिक और एक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना। हमने देखा कि कैसे उन्होंने ज्ञान के इन सभी गंभीर क्षेत्रों को व्यवस्थित किया। लेकिन अरस्तु का दिमाग सिर्फ विज्ञान और दर्शन में ही नहीं रमता था। उनकी रुचि कला, साहित्य और नाटक में भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने इस विषय पर भी एक बहुत ही प्रभावशाली किताब लिखी, पोएटिक्स, जो आज भी साहित्य और फिल्म निर्माण के छात्रों के लिए एक बाइबल की तरह है। इस अध्याय में हम अरस्तु से ये सीखेंगे कि एक अच्छी कहानी क्या होती है, और खासकर एक त्रासदी या ट्रेजेडी हमें क्यों इतनी ज्यादा प्रभावित करती है और हमें एक अजीब सा आनंद क्यों देती है। अरस्तु का मानना था कि कला, जैसे कि कविता, नाटक और चित्रकला, नकल या अनुकरण है। लेकिन ये सिर्फ एक तोते की तरह नकल करना नहीं है। एक कलाकार सिर्फ दुनिया को जैसा है वैसा नहीं दिखाता, बल्कि वो उसे जैसा हो सकता है या जैसा होना चाहिए वैसा दिखाता है। वो बिखरी हुई घटनाओं को एक साथ जोड़कर उन्हें एक अर्थ और एक उद्देश्य देता है। इस नजरिए से अरस्तु कविता को इतिहास से भी ज्यादा दार्शनिक मानते थे। क्यों? क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ, यानी वो विशिष्ट घटनाओं का लेखा जोखा है।
लेकिन कविता हमें बताती है कि क्या हो सकता है, यानी वो सार्वभौमिक सत्यों और इंसानी स्वभाव की बात करती है। पोएटिक्स में अरस्तु मुख्य रूप से त्रासदी या ट्रेजेडी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उस समय यूनानी नाटक का सबसे सम्मानित रूप था। वो पूछते हैं, एक अच्छी त्रासदी क्या होती है? और फिर वो एक वैज्ञानिक की तरह उसके हर हिस्से का विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी त्रासदी में 6 मुख्य तत्व होते हैं: कथानक, चरित्र, विचार, भाषा, संगीत और दृश्य। और इन सब में वो कथानक या कहानी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि त्रासदी इंसानों की नहीं, बल्कि कार्यों और जीवन की नकल है। एक अच्छा कथानक कैसा होना चाहिए? अरस्तु कहते हैं कि उसे पूर्ण होना चाहिए, यानी उसकी एक स्पष्ट शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होना चाहिए। उसे एक होना चाहिए, यानी उसकी सारी घटनाएं एक ही मुख्य कहानी से जुड़ी होनी चाहिए। उसमें फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसमें एक खास परिमाण होना चाहिए, यानी वो न तो बहुत छोटा हो कि समझ में ना आए, और न ही इतना लंबा कि याद ना रखा जा सके। वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा कथानक उन घटनाओं पर आधारित होना चाहिए जो संभावित या आवश्यक हों, यानी कहानी में जो कुछ भी हो वो विश्वसनीय लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो बस संयोग से हो गया। अब आते हैं उस गहरे सवाल पर कि एक दुखद कहानी जिसमें हीरो मर जाता है या बर्बाद हो जाता है, उसे देखकर हमें एक तरह की खुशी या राहत क्यों मिलती है? इस अनुभव को समझाने के लिए अरस्तु एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कैथारसिस। कैथारसिस का शाब्दिक अर्थ है शुद्धि या विरेचन। अरस्तु कहते हैं कि जब हम मंच पर किसी महान लेकिन त्रुटिपूर्ण नायक को भयानक दुख झेलते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर दो भावनाएं पैदा होती हैं, दया और भय। हमें नायक पर दया आती है क्योंकि वो हमारी तरह ही एक इंसान है और वो इतना दुख झेलने का हकदार नहीं है। और हमें भय लगता है क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी ही कोई त्रासदी हमारे साथ भी हो सकती है। जब नाटक अपने चरम पर पहुंचता है, तो ये दोनों भावनाएं, दया और भय भी अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। और फिर नाटक के अंत में इन भावनाओं का विरेचन या शुद्धि हो जाती है। ये ऐसा है जैसे कोई भावनात्मक भाप निकल गई हो। हम एक तरह की राहत और शांति महसूस करते हैं। हम उस दुखद कहानी के जरिए अपनी खुद की दबी हुई भावनाओं से गुजरते हैं और उनसे मुक्त हो जाते हैं। कैथारसिस का ये अनुभव हमें सिर्फ भावनात्मक रूप से हल्का ही नहीं करता, बल्कि हमें एक नैतिक सबक भी सिखाता है। ये हमें इंसानी पीड़ा और भाग्य की अनिश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें एक ज्यादा विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण इंसान बनाता है। एक दुखद नायक कैसा होना चाहिए? अरस्तु कहते हैं कि उसे न तो पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए और न ही पूरी तरह से बुरा। अगर वो पूरी तरह से अच्छा होगा, तो उसका पतन हमें सिर्फ चौंकाएगा और गुस्सा दिलाएगा। और अगर वो पूरी तरह से बुरा होगा, तो हमें उस पर कोई दया नहीं आएगी। एक दुखद नायक हमारी तरह ही एक अच्छा इंसान होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई एक त्रुटि या गलती होनी चाहिए, जिसे हमर्ष्या कहते हैं। ये कोई नैतिक बुराई नहीं, बल्कि अक्सर निर्णय लेने में हुई कोई गलती या अत्यधिक घमंड होता है। इसी एक गलती की वजह से वो अपने दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। ये हमें कहानी से ज्यादा जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम भी गलतियां करते हैं। तो अरस्तु ने हमें सिखाया कि एक अच्छी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें सिखाती है, हमें भावनात्मक रूप से शुद्ध करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उन्होंने कला को सिर्फ एक ख्याली चीज नहीं, बल्कि इंसानी जीवन और मनोविज्ञान को समझने का एक गंभीर माध्यम माना। लेकिन अरस्तु ने सिर्फ दर्शन और कला का ही विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने उस दुनिया का भी अध्ययन किया जो हमारी इंद्रियों के सामने है, यानी प्रकृति की दुनिया। वो पहले महान जीव विज्ञानी कैसे बने? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 9, प्रकृति का वैज्ञानिक। जब दार्शनिक ने जीव विज्ञान की नींव रखी। दोस्तों, अब तक हमने अरस्तु को एक ऐसे दार्शनिक के रूप में जाना है जो अमूर्त विचारों जैसे कि तर्क, वास्तविकता और नैतिकता से जूझ रहे थे। लेकिन अरस्तु के व्यक्तित्व का एक और बहुत अहम और महत्वपूर्ण पहलू था, जो उन्हें उनके गुरु प्लेटो से बिल्कुल अलग बनाता है। अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे। खासकर जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनका काम इतना अग्रणी और विस्तृत था कि उन्हें आज भी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है।
इस अध्याय में हम अरस्तू के उस रूप को देखेंगे जो अपनी आरामदायक कुर्सी से उठकर प्रकृति की गोद में जाता है और जानवरों और पौधों की दुनिया का एक जुनूनी खोजी बन जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, प्लेटो का मानना था कि असली ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बुद्धि से मिल सकता है। वो इस भौतिक दुनिया को एक धोखा मानते थे, लेकिन अरस्तू के लिए ये दुनिया ही ज्ञान का असली स्रोत थी। उनका मानना था कि सच को जानने के लिए हमें चीजों को ध्यान से देखना होगा, उनका निरीक्षण करना होगा और उन्हें वर्गीकृत करना होगा। यही वो अनुभवजन्य या एम्पिरिकल तरीका है जो आज आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है, और अरस्तु ने इस तरीके को सबसे ज्यादा जीव विज्ञान के अध्ययन में लागू किया। एथेंस छोड़ने के बाद और सिकंदर का गुरु बनने से पहले अरस्तु ने कुछ साल लेस्बोस द्वीप पर बिताए। ये द्वीप अपनी समृद्ध समुद्री जीव जंतुओं के लिए जाना जाता था। यहीं पर अरस्तु ने अपना ज्यादातर जैविक शोध किया। वो सिर्फ दूर से चीजों को नहीं देखते थे, वो खुद जानवरों का विच्छेदन करते थे ताकि उनकी आंतरिक संरचना को समझ सकें। उन्होंने मछलियों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों समेत 500 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का विस्तृत वर्णन और वर्गीकरण किया। उन्होंने उनके अंगों, उनकी आदतों, उनके प्रजनन के तरीकों और उनके रहन सहन के बारे में बहुत ही सटीक नोट्स लिखे। उनका अवलोकन कितना सूक्ष्म था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पहली बार यह पहचाना कि व्हेल और डॉल्फिन मछलियां नहीं बल्कि स्तनधारी जीव हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसे सदियों बाद फिर से खोजा गया। उन्होंने मुर्गी के अंडे के अंदर भ्रूण के विकास का दिन प्रतिदिन अध्ययन किया और उसका विस्तृत वर्णन लिखा। उन्होंने ऑक्टोपस की प्रजनन प्रणाली के बारे में ऐसी बातें बताईं जिन पर 19वीं सदी तक वैज्ञानिक विश्वास नहीं कर पाए, और बाद में पाया कि अरस्तु सही थे। अरस्तु का सबसे अहम योगदान था वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली का विकास। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों को एक जीवन की सीढ़ी या स्केला नेचुरे पर व्यवस्थित किया। इस सीढ़ी में सबसे नीचे निर्जीव वस्तुएं थीं, फिर पौधे थे जिनमें सिर्फ बढ़ने की आत्मा होती है, फिर जानवर थे जिनमें बढ़ने के साथ साथ महसूस करने और चलने फिरने की भी आत्मा होती है, और सबसे ऊपर इंसान था जिसमें इन सब के साथ साथ तर्क करने की भी आत्मा होती है। हालांकि ये वर्गीकरण आज के हमारे विकासवादी सिद्धांत से अलग है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार जीवन को एक व्यवस्थित और तार्किक क्रम में रखने की एक बहुत अहम कोशिश थी। अरस्तु ने अपने दर्शन के 4 कारणों के सिद्धांत को जीव विज्ञान पर भी लागू किया। वो हर जानवर के हर अंग के अंतिम कारण या उद्देश्य को समझने की कोशिश करते थे। वो पूछते थे कि पक्षियों के पंख क्यों होते हैं, उड्डे डेडियचने के लिए। मछलियों के गलफद्दे क्यों होते हैं, पानी में सांस लेने के लिए। उनका मानना था कि प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं करती, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। ये टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण उन्हें प्रकृति की जटिलता और उसकी बुद्धिमत्ता के प्रति एक गहरे सम्मान से भर देता था। तो अरस्तु ने हमें दिखाया कि एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक एक ही व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया को समझने के लिए हमें अमूर्त सोच और ठोस अवलोकन दोनों की जरूरत होती है। उन्होंने दर्शन को आसमान से उतारकर धरती की प्रयोगशाला में ला खड़ीदिधा किया। उनका यह वैज्ञानिक कार्य लगभग 2000 सालों तक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे मुख्य अधिकार बना रहा। लेकिन जिस व्यक्ति ने ज्ञान की दुनिया में इतनी अहम क्रांति ला दी, उसका अपना अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ कर गए? इस महान जीवन की अंतिम कहानी को जानने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी अध्याय यानी निष्कर्ष की ओर बढ़ा रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष, वो दार्शनिक जिसने दुनिया को सोचना सिखाया। तो दोस्तों, हम अरस्तु की इस विशाल और ज्ञानवर्धक जीवन यात्रा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। हमने उन्हें प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य के रूप में देखा, फिर सिकंदर महान के गुरु के रूप में, और फिर लाइसीम के संस्थापक और दुनिया के पहले महान वैज्ञानिक के रूप में। हमने उनके दर्शन की हर शाखा, तर्कशास्त्र से लेकर राजनीति और कला तक की सैर की। अब इस अंतिम अध्याय में हम उनके जीवन के अंतिम दिनों और उनकी उस अतुलनीय विरासत पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया की सोच को हमेशा के लिए आकार दे दिया। अरस्तु का जीवन एथेंस में शांति से चल रहा था। उनका स्कूल लाइसीम फल फूल रहा था और वो ज्ञान की खोज में डूबे हुए थे। लेकिन 323 ईसा पूर्व में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनके पूर्व शिष्य
सिकंदर महान की बेबीलोन में अचानक मृत्यु हो गई। सिकंदर की मौत की खबर आते ही एथेंस में, जो हमेशा से मैसिडोनिया के शासन को नापसंद करता था, मैसिडोनिया विरोधी भावनाएं भड़दी चक उठीं। अरस्तु, जिनका सिकंदर और मैसिडोनिया के दरबार से गहरा नाता था, वो भी इस नफरत का निशाना बन गए। ठीक वैसे ही जैसे सुकरात पर सालों पहले आरोप लगे थे, अरस्तु पर भी अधर्म या ईश्वर का अपमान करने का आरोप लगाया गया। ये एक राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप था, जिसका मकसद उन्हें परेशान करना था। अरस्तु सुकरात के हश्र को भूले नहीं थे। वो जानते थे कि एक तर्कहीन भीड़ के सामने कोई भी तर्क काम नहीं करता। एक प्रसिद्ध कथन के अनुसार उन्होंने एथेंस छोड़ने का फैसला किया और कहा, मैं एथेंस को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप करने का मौका नहीं दूंगा। वो अपनी मां के पुराने घर यूबोया द्वीप पर चले गए, लेकिन निर्वासित जीवन का ये सदमा वो ज्यादा दिन तक सह नहीं पाए और सिर्फ 1 साल बाद 322 ईसा पूर्व में 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनके विचारों की यात्रा तो अब शुरू ही हुई थी। उनकी विरासत इतनी विशाल और इतनी गहरी है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले उन्होंने हमें सोचने का तरीका दिया। उनका तर्कशास्त्र, उनके वर्गीकरण का तरीका और हर चीज के कारणों को खोजने का उनका दृष्टिकोण, ये सब पश्चिमी दुनिया की तार्किक सोच की नींव बने। उन्होंने हमें ज्ञान की एक शब्दावली दी, ऐसे शब्द जैसे कैटेगरी, एनर्जी, पोटेंशियल, जिनका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। मध्य युग में जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, तो अरस्तु के ग्रंथ पश्चिम में लगभग खो गए थे, लेकिन उन्हें अरब और इस्लामी विद्वानों जैसे कि इब्न सिना और इब्न रुश्द ने सहेज कर रखा और उन पर बहुत काम किया। 12वीं और 13वीं सदी में जब अरस्तु के काम का लैटिन में फिर से अनुवाद हुआ और वो यूरोप पहुंचे, तो उन्होंने एक बौद्धिक क्रांति ला दी। महान ईसाई दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म के साथ जोड़ देने का एक स्मारकीय काम किया और अरस्तु का दर्शन कैथोलिक चर्च की आधिकारिक फिलॉसफी बन गया। अगले कई सौ सालों तक यूरोप के हर विश्वविद्यालय में अरस्तु को ही परम सत्य मानकर पढ़ाया जाता था। उन्हें सिर्फ वो दार्शनिक कहा जाता था। भले ही आधुनिक विज्ञान ने अरस्तु के कई भौतिक और खगोलीय सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया हो, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। उनका नैतिकता का दर्शन, जो हमें एक संतुलित और गुणी जीवन जीने की सलाह देता है, आज भी उतना ही उपयोगी है। उनका राजनीतिक दर्शन, जो हमें एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, आज भी प्रासंगिक है। और उनका ये विश्वास कि हमें दुनिया को ध्यान से देखना और समझना चाहिए, आज भी हर सच्चे वैज्ञानिक और ज्ञान के खोजी का मूल मंत्र है। राफेल की प्रसिद्ध पेंटिंग दी स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो और अरस्तु केंद्र में खड़ी दी हैं। प्लेटो की उंगली ऊपर आसमान की ओर है, विचारों की आदर्श दुनिया की तरफ, और अरस्तु का हाथ नीचे धरती की ओर इशारा कर रहा है, इस भौतिक अनुभवजन्य दुनिया की तरफ। ये एक अकेली छवि इन दो महानतम दार्शनिकों के बीच के फर्क और उनके द्वारा दिए गए दो अलग अलग रास्तों को पूरी खूबसूरती से दिखाती है। प्लेटो ने हमें सपने देखना और आदर्शों की तलाश करना सिखाया, जबकि अरस्तु ने हमें अपनी आंखें खोलकर इसी दुनिया को समझना और उसे बेहतर बनाना सिखाया। और शायद हमें इन दोनों की ही जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति का व्यवस्थित दिमाग और ज्ञान की प्यास दुनिया को समझने के तरीके को बदल सकती है, और कैसे हम उनके ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे तार्किक रूप से सोचें, कैसे एक संतुलित और खुशहाल जीवन जिएं, और कैसे अपने आसपास की दुनिया को एक गहरी और अधिक सार्थक नजर से देखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी क्षमता को पहचानने और उसे हासिल करने की कितनी शक्ति छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें।
और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक और उनके विशाल ज्ञान के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको अरस्तू का कौन सा विचार, जैसे कि सुनहरा मध्यमान या चार कारण, सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, एक जांचा परखा जीवन ही जीने लायक है।